वेलकम बैक। आप देख रहे हैं 80 मनी बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। हमारे दो मेहमान जो कि तमाम सवालों के जवाब देंगे वो जुड़ गए हैं हमारे साथ। शेर खान भाई BNP पारिबा से गौतम कालिया और क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स के फाउंडर CEO कीर्तन शाह भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है और सीधा बात करेंगे दर्शकों के साथ। अमित हमारे दर्शक फ़ोन लाइन पर हमारे साथ है जो कि गौतम के सामने सवाल रखेंगे। अमित, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैडम। ओके, अपनी टीवी की आवाज़ आप बंद करेंगे और मुझसे फ़ोन पर बात करेंगे। यस मैडम, या थैंक यू। ऑलराइट, निपॉन टैक्स सेवर, एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी, आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ आपके पास है, मिरर का भी टैक्स सेवर है, HDFC का भी टैक्स सेवर है, निपॉन इंडिया ग्रोथ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, फ्रैंकलिन का फ्लेक्सी कैप है, PGM ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी, PGM इंडिया स्मॉल कैप भी है। तो सारे फंड्स आपने पोर्टफोलियो में क्यों डाले हैं? मैडम, जो हमारे एजेंट जो है उसके उनके हिसाब से मैंने किया है। आपने एजेंट से पूछा कि इतने सारे फंड्स की ज़रूरत क्यों है मुझे? नहीं, उन्होंने ऐसा बताया कि मीन्स डिफरेंट सेक्टर मीन्स म्यूचुअल फंड जो कंपनी है तो उनके एडवाइस से मैंने किया था ये चीज़। आपके पुराने जानकार है वो? हाँ, पुराने जानकार हैं। आपको बहुत भरोसा है उन पर, है ना? यस। क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई की बात हो रही है ना, हमें तो भरोसा तो आपको रखना पड़ेगा उनके ऊपर। यस यस। तो अब तक अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न देखे हैं आपने? कब से निवेश कर रहे हैं? मैडम, मैं अप्रैल 2017 से इन्वेस्ट करता हूँ और अच्छा। अभी मेरा एवरेज रिटर्न हो रहा है 20%। ओके, आप खुश हैं उससे? या खुश हूँ, बट जो आपका जो क्वेश्चन है लाइक नंबर ऑफ स्कीम, जो भी 11 स्कीम है मेरे पोर्टफोलियो में, तो मुझे वो जानना है कि जो मेरा क्रॉप जो मुझे रेडी करना 3 to 4 ईयर इन ईयर 2038 रिटायरमेंट के लिए। तो वो हो जाएगा कि नहीं? तो आपके जो एजेंट हैं वो आपके एजेंट हैं या आपके फाइनेंशियल प्लानर हैं? आप उनको क्या कहते नहीं, हैं, क्या है जैसे वो? वो लोग का फिर पूरा म्यूचुअल फंड का जो डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेके रखते हैं ना। डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं ना, हाँ। तो उन्होंने या क्या समझाया, क्या गणित दिया आपको? बोला कि आपका ये पैसा आप अचीव कर लेंगे, आपको मिल जाएगा इतने नहीं, सालों में अचीव अगर कर ले, इतना उन्होंने बोला डालेंगे तो? अचीव हो जाएगा और इट विल टेक टाइम 50 और 20 ईयर्स। ओके, चलिए इसको अब बताते हैं कि कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं। ये भी आपको बताएंगे कि एजेंट्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स की कौन सी बातों को आपको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सारी बातें तो हर कोई मान लेता है लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपको नहीं माननी होती है। इसीलिए नहीं क्योंकि वो बात शायद, सलाह शायद गलत हो या सही हो, इसीलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह के निवेशक हैं। गौतम, तो जैसा आपने सुना ही होगा, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया है और डिस्ट्रीब्यूटर ने शायद इन्हें डाइवर्सिफिकेशन का एक पर्पस बताया और उसके चलते उनको इतने सारे फंड्स भी दिला दिए हैं। अब बताएं कहाँ गलती है मौजूदा पोर्टफोलियो में, गौतम? जी, तो अमित जी, मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि आप 2017 से सिप कर रहे हैं। मुझे लगा आपने अभी बस शुरुआत ही की है। आपका एक तो जो रकम का टारगेट है 3 करोड़, 3 से 4 करोड़ आपने लिखा था 2038 तक। तो उसके लिए हम ये सजेस्ट करें कि आपको अपना सिप का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। आपका 20% जो अभी तक सालाना कैगर रिटर्न आया या IRR रिटर्न आया है, इस सिप में IRR रिटर्न देखना चाहिए। तो वो काफी अच्छा रिटर्न है। हमने एज्यूम किया है कि मार्केट आपको आगे जाके सिर्फ 12% रिटर्न देगी। उस 12% के रिटर्न के हिसाब से आपको सिप का मूल्य बढ़ाना पड़ेगा। अभी आपका सिप जो 11,000 चल रहा है, उसको आप जितना बढ़ा पाए, हमारे हिसाब से, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 35,000 35,000 और बढ़ाना पड़ेगा, जिससे आपका 3 करोड़ का मूल्य बन जाए 12%। आपका ऑब्वियसली अभी 5 साल में जो पैसा इकट्ठा हो गया वो हमने जोड़ा नहीं था, तो उससे आपको सिप का मूल्य थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। और अगर आपको रिटर्न ज्यादा आ गया तो फिर आपका सिप का मूल्य कम से भी आपका 3 करोड़ का टारगेट अचीव हो सकता है। अभी स्कीम्स के बारे में बात करते हैं। आपके ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड और कोटक ब्लू चिप फंड जो है, वो नए स्कीम है, तो हमारे रिसर्च का भी व्यू नए स्कीम्स पे नहीं होता है। हम 3 साल के लिए वेट करते हैं, फिर हम व्यू दे पाते हैं।
वही लॉजिक से कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड और एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड, चार जो स्कीम है टोटल, ये नए स्कीम है, तो हमारे रिसर्च का इस पे अभी व्यू नहीं है। आपके दूसरे स्कीम में बस थोड़े से मॉडिफिकेशन है, जैसे कि निपॉन टैक्स सेवर, एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ये दोनों को आप मेरे टैक्स सेवर में स्विच कर सकते हैं। आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ 96 जो है, उसके लिए आप एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड देख सकते हैं। पीजीआईएम ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड जो है, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर दे रहा है, वो आप उसको स्विच करके मोतीलाल ओसवाल का S&P 500 इंडेक्स फंड में स्विच कर सकते हैं। तो यही अभी के लिए तो यही सजेशंस हैं कि आप देखिए अपने पोर्टफोलियो में, तो आपके जो फंड है वो थोड़े से कम हो जाए, एक फंड कम हो जाएगा, क्योंकि आपके टैक्स सेवर में जो दो फंड है उनमें से वो दोनों तीन फंड में से दो फंड में स्विच कराने की सलाह दे रहे हैं। नहीं तो गौतम, ये स्विच कराने की सलाह के बाद भी इनके पोर्टफोलियो में 10 फंड हैं, SIP 11,000 की चल रही है और 10 फंड हैं इनके पास, ये तो बहुत ज़्यादा है। आपको कम करना चाहिए ना थोड़ा। और सवाल में लिखा है गौतम 2017 में इन्होंने निवेश शुरू किया है, तो अगर आप ज़रा जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बता पाएँ आसानी होगी। तब तक मैं कीर्तन के पास जाती हूँ, क्योंकि कीर्तन आपने ये सवाल, आपका है नहीं हालांकि, लेकिन आपसे पूछना चाहूँगी। ये क्लियरली ओवर डाइवर्सिफिकेशन का केस है और मैं इस सवाल को इसलिए इतना लंबा खींचना चाह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी सीख है जो एक आप निवेशक को हमें बतानी पड़ेगी। 11 SIP के लिए आपको 11 फंड्स की ज़रूरत नहीं है। गौतम ने अपनी समझ के हिसाब से फंड्स बताए हैं, लेकिन वो फंड्स के बाद भी लगभग 10 फंड्स आ रहे हैं उनके पोर्टफोलियो में। क्यों मैं इस पोर्टफोलियो को 6-7 फंड्स तक सीमित नहीं कर पाऊंगी कीर्तन, या कर पाऊंगी? मेरे हिसाब से एक तो अमाउंट छोटा है और छोटे अमाउंट के लिए इतने ज्यादा फंड्स की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनकी 50 लाख रुपए की राशि है, 1 करोड़ रुपए की राशि है, वो लोग भी 3, 4 या 5 फंड्स में अगर पैसा निवेश करें तो अच्छे से उन्हें जो डाइवर्सिफिकेशन चाहिए वो डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप एक ही कैटेगरी के फंड में अगर अलग अलग एएमसीज में पैसा लगाएंगे तो आप थियोरेटिकली डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो मोटा मोटा वो ओवरलैप ही होता है। जैसे एक एग्जांपल दूंगा, यहाँ निवेशक के पास इतने सारे टैक्स सेवर है, अगर आप इंडस्ट्री एवरेज देखे टैक्स सेवर का, तो टैक्स सेवर में ज्यादा से ज्यादा पैसा लार्ज कैप फंड में लगता है, राइट। तो अब अगर आपने 5 या 6 अलग अलग टैक्स सेवर्स में पैसा रखा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, पर मोटा मोटा ये पूरा लार्ज कैप का ही बास्केट है जो आप खरीद रहे हो, और उसमें सेम तरीके के स्टॉक्स हर म्यूचुअल फंड्स में आपको मिलने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि 4 या 5 फंड ऑन अ हायर साइड बहुत है आपको डाइवर्सिफाई करने के लिए। अलग अलग मार्केट कैप में पैसा लगाइए, अलग अलग एएमसीज में पैसा लगाइए, और पॉसिबल है तो अलग अलग स्टाइल्स में पैसा लगाइए। पर ये सारी चीजें 4 या 5 फंड्स में हो सकती है कविता जी। तो अमित, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आपको गौतम ने शुरुआत में बताया कि आपको 35,000 रुपये और डालने पड़ेंगे अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन, जो टाइम होराइजन है आपका, उसमें अगर आपको उतने पैसे इकट्ठा करने हैं। जो आपको गौतम ने फंड्स बताए हैं वो लगभग 46,000 के SIP के लिहाज से बताए हैं। फिलहाल आपकी क्षमता 11,000 की है निवेश करने की, उसमें से अगर आप जितना ऐड कर पाएंगे आप उतना ऐड कर पाए। मौजूदा समय में गौतम, अगर ये 35,000 और नहीं डाल पाते हैं तो इस पोर्टफोलियो को अगर मैं आपसे छोटा करने को कहूँ तो कौन कौन से फंड्स कंटिन्यू करने चाहिए या कौन से फंड ऐड करने चाहिए, बताएं। तो जैसे कि अभी इनके पास निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है और पीजीआईएम इंडिया स्मॉल कैप फंड है। ये दो स्मॉल कैप फंड्स की जरूरत नहीं है, एक कर सकते हैं तो निपॉन रख सकते हैं, या तो दोनों को स्विच कर सकते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड में। मिड कैप फंड्स में तो कंसोलिडेशन की जरूरत नहीं है। ईएलएसएस में काफी ईएलएसएस फंड्स है। इनफैक्ट मैंने अभी फिर से देखा तो इनके 9 फंड हो जाएंगे, क्योंकि मेरे 8 फंड हो जाएंगे अगर ये मेरे टैक्स सेवर में इनके 5 फंड है। तो 5 फंड में से मैं बोल रहा हूँ कि 2 फंड में से हटा के 3 फंड में से हटा के वो 2 फंड में डाल दें, तो उनके वैसे 3 फंड कम हो, तो उनके वैसे ही 8 फंड हो जाएंगे यहाँ पे। और स्मॉल कैप में थोड़ा सा 1 फंड कम कर दिया तो उसमें आपके 7 फंड हो गए। मेरी सोच थोड़ी सी अलग है कि 7 से 10 फंड ठीक है। अगर इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो छोटा है या बड़ा है, 1-0 प्लस माइनस से डाइवर्सिफिकेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। सबकी फाइनेंशियल प्लानिंग जर्नी अलग होती है।
और 7 से 10 फंड, थोड़ा सा 1-2 फंड अगर ज्यादा भी हो तो चल जाता है। चलिए अमित, कोई सवाल आपने और पूछना है गौतम से? मैडम मुझे टैक्स सेवर के बारे में दोबारा मेन पोर्टफोलियो पता चल जाए, कौन से म्यूचुअल फंड के लिए। सर फंड्स के नाम आप अभी, हमारा जो शो है ना दरअसल वो यूट्यूब पर भी जाता है, तो फंड्स के नाम आपको दो दफ़े बता दिए हैं गौतम ने। आप प्लीज़ शो वहाँ पर देख लीजिएगा। दूसरे कॉलर मेरे दर्शक जो हैं वो फ़ोन लाइन पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आगे बढ़ूंगी, राजेश साहब फ़ोन लाइन पर हैं जो कीर्तन से सवाल पूछना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया मैम, बिल्कुल आए। 2033 में रिटायरमेंट है? जी 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 मैम। अच्छा, तो अब बताएं 5 लाख का कॉर्पस आपने इकट्ठा करना है। जी जी 50 लाख का, माफ कीजिएगा। हाँ जी जी, मेरी जी। 2 डॉटर्स हैं एक्चुअली, एक अभी 20 इयर्स के अराउंड है और एक अभी 15 इयर्स के अराउंड है। तो आने वाली इन्हीं 10 इयर्स में ही मुझे बच्चों की मतलब मैरिज और इन सब के लिए नियरली मैं सोचता हूँ 50 लाख के आसपास का कुछ कॉर्पस में इकट्ठा करना चाहता हूँ, क्योंकि एजुकेशन के लिए तो मैं जीपीएफ में सेविंग कर रहा हूँ बच्चों के लिए, तो एजुकेशन तो मेरा उससे हो जाएगा, बट उनकी मैरिज के लिए मुझे चाहिए। तो मैं यही जानना चाहता था क्या इन्वेस्टमेंट कितना सेफ, और कुछ म्यूचुअल फंड अगर आप हमें सजेस्ट कर सकें कि उनमें हम कितना अमाउंट और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट, मतलब मिनिमम 10 इयर्स का हमारे पास, 10 मैक्सिमम 10 इयर्स ही टाइम है हमारा। सर कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा आपका? आपने कहा है कि आप एसआईपी भी कर सकते हैं, लमसम भी डाल सकते हैं, क्या राशि होगी? नहीं नहीं, लमसम नहीं एक्चुअली मैम, मैं जीपीएफ में ऑलरेडी सेविंग कर रहा हूँ, तो उससे मेरा बच्चों की एजुकेशन में उससे मैनेज कर लूँगा। मैरिज के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा कॉर्पस चाहिए नियरली, मतलब मुझे लगता है 50 लाख के आसपास विद इन मतलब 10 इयर्स के अंदर। तो उसके लिए मैं कितना म्यूचुअल फंड वगैरह के लिए स्टेप स्टार्ट करूँ इसके बारे में? तो आपको जानना है कि कितनी राशि आपको लगेगी, कितनी राशि जी, से जी, आपको जी। शुरुआत करनी चाहिए? 50 लाख। जी जी। चलिए कीर्तन बताएं, अप्रोक्सीमेट अमाउंट एसआईपी का कितना होना चाहिए? राजेश जी, सबसे पहले तो 10 साल काफ़ी अच्छा समय है अगर आपको सिस्टमैटिकली एसआईपी के थ्रू निवेश करना है। पर मैं ये भी समझता हूँ कि ये 10 साल के एंड पे शायद आप अपने रिटायरमेंट पे आ जाएँगे, तो जितना आप अपने रिटायरमेंट के नज़दीक जाएँगे, 2 सलाह ये होगी कि आपके रिटायरमेंट के 2 साल पहले ये इक्विटी से पैसा निकाल कर आप थोड़ा-थोड़ा फिक्स्ड इनकम में डालने लगिएगा, क्योंकि आपके रिटायरमेंट के आजू-बाजू आपको अगर इक्विटी में वॉलेटिलिटी आ गई तो शायद आपके पास ज़्यादा समय नहीं है उससे रिकवर करने का। और दूसरा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये कॉर्पस एक पर्टिकुलर गोल के बाद है और उसके बाद आप रिटायर भी हो जाएँगे और एक्टिव इनकम आपकी स्टॉप हो जाएगी, तो आप शायद बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो पे रिस्क भी नहीं ले पाएँगे। तो ये दोनों चीज़ों को ख़्याल में रखकर सबसे पहले तो आपको 22,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। अगर मैं 12% का रिटर्न गिनूँ, तो आपको 10 साल में 50 लाख रुपए तक की राशि इकट्ठा हो जाएगी। और मेरे हिसाब से आपको ये 22,000 रुपए 7-7-7 या 7-7 8,000 करके ये 3 फंड्स में निवेश करना चाहिए। कैनारा रोबेको ब्लू चिप, कोटक इमर्जिंग और पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप। इन तीनों फंड से मैं करने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आपको एक लार्ज कैप का अच्छा एलोकेशन मिल जाएगा, थोड़ा-सा मिड कैप का भी एलोकेशन मिल जाएगा और एक फ्लेवर मिल जाएगा आपको थोड़ा-सा इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का। तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपको 10 ही साल है रिटायरमेंट के लिए और ज़्यादा इसे एक्सटेंड नहीं कर पाएँगे, शायद ये पोर्टफोलियो आपके लिए सही रहेगा। राजेश, कोई सवाल पूछना है आपने कीर्तन से? मैम अभी प्रेजेंटली मैं अपने को ये पा रहा हूँ कि 22,000 निकालना तो मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला लग रहा है, तो क्या मैं थोड़ा सा अमाउंट कम पे कुछ इसमें, और जैसे 777 का सर ने बताया, कीर्तन सर ने, तो क्या मैं इसमें थोड़ा और 555 के आसपास लेके चलूँ, तो क्या मुझे टाइम पीरियड नेचुरली थोड़ा हरिजन बढ़ेगा मुझे इस टारगेट को लेने के लिए? बिल्कुल कीर्तन। राजेश जी, देखिए, आप कर ये सकते हैं कि आपके पास समय 10 ही साल का है और आज अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स करें तो आपको 22,000 रुपए निवेश करना है। पर अगर आप 15,000 से भी चालू करें आज और हर साल अगर आप इसे टॉप अप कर सके, जिसे स्टेप अप एसआईपी कहते हैं, तो आप जितना बढ़ा सके अगले साल और फिर उसके अगले साल आपकी इनकम बढ़ने पे, तो शायद आप अपने लक्ष्य के काफ़ी करीब पहुँच जाएँगे। क्योंकि 22,000 या तो आपको अगर 22,000 कम करना है तो रिटर्न बढ़ाना पड़ेगा। रिटर्न बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, वो मैं शायद आपको आज सलाह नहीं दूँगा। तो आप 15,000 से शुरू कीजिए और हर साल
आप जितनी एसआईपी अपनी इनकम बढ़ने की वजह से बढ़ा सके उतनी बढ़ाइए, आप अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंच जाएंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आदित्य गुप्ता फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। नमस्कार जी नमस्कार। मैं आदित्य जी, गुप्ता बात पूछिए। कर रहा हूँ गाजियाबाद से। जी हेलो। जी, आपकी आवाज़ आ रही है। आपने 20,000 रुपये की एसआईपी करनी है। मैम मैं 25,000 रुपये, 20 से 25,000 मेरा मंथली एसआईपी करने का है प्लान। और मैं एक ठीक है। एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ और मुझे एसआईपी करनी है। मेरा गोल है 20-22 साल में 6-7 करोड़ का। ओके ओके, गौतम बताएं। जी, तो मैं आपको फंड्स बता देता हूँ, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म बोला था। तो 20,000 को हमने स्प्लिट किया, लार्ज कैप, लार्ज और मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप। आपको प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो ही सजेस्ट किया है, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म बोला है और अभी आप बोल भी रहे हैं कि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, उसमें आप 6,000 कर सकते हैं। कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज है, उसमें आप 3,000 कर सकते हैं। मेरे एसेट मिड कैप फंड है, उसमें 3,000 कर सकते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, उसमें आप 2,000 कर सकते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें आप 6,000 कर सकते हैं। तो इससे आपका 20,000 का पोर्टफोलियो बन गया। अगर आपको 5,000 और ऐड करने हैं तो आप ब्लू चिप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 2,000 और या 2,500 और ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका एलोकेशन 25 का हो जाए महीने का। आपने अभी जो बोला, आप कितने साल के लिए बोल रहे हैं आप? 20 साल? साल की, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए है। बिकॉज आई एम जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड एंड मुझे ये कॉर्पस जो इकट्ठे करने हैं, मतलब 50 अराउंड के लिए। तो आप बोल रहे हो मान के चले 30 साल? हाँ, 20 20 साल, अच्छा सॉरी। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो आपका अगर 12% का ग्रोथ आया तो आपका मूल्य, जो आपका 20,000 का मूल्य है, वो बन जाएगा 2 करोड़ के आसपास, अगर 12% का आपको सालाना रिटर्न आ गया तो। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी सवाल लेने हैं दर्शकों के, लेकिन अभी रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। कीर्तन बताएं, क्या है आपका गुरु मंत्र? कविता जी, अगर पिछले 1.5 साल की बात करें तो मार्केट काफी एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है और नए इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि उन्होंने 1.5 साल तक पैसा लगाया पर रिटर्न मिला नहीं उन्हें। तो मेरा आज का गुरु मंत्र ये है कि जब आप इक्विटी में निवेश करते हो, आपको लीनियर एफडी की तरह साल दर साल सेम रिटर्न नहीं मिलने वाला। आपको किसी साल अच्छा मिलेगा, किसी साल कम मिलेगा, और यही एक नेचर है इक्विटी इन्वेस्टमेंट का, जिसकी वजह से ओवर लॉन्ग टर्म वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाता है। तो अगर पिछले 1 या 1.5 साल में आपको रिटर्न नहीं मिला कंसोलिडेशन की वजह से, तो इसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट का लेकर चलिए। 1 या 1.5 साल में रिटर्न नहीं बनने पे कुछ चेंज नहीं होता। अगर आप 5 या 7 साल के व्यू से आए हैं, एक अच्छा साल और हर साल का रिटर्न एवरेज हो जाएगा। तो 5 साल से कम के नजरिए से इक्विटी में मत आइए। गौतम जी, तो मैं यही कहूंगा कि हर एसेट क्लास का टाइम आता है। तो अभी जैसे कि सब चर्चा कर रहे हैं गोल्ड की, गोल्ड में रिटर्न बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अगर हम 3 साल का रिटर्न देखें डेट में, तो कुछ खास है नहीं, मगर अगले 1 साल के बाद अगर हम डेट का रिटर्न देखेंगे तो वो काफी अच्छा होगा। तो यही बात है कि हर एसेट क्लास का अपना टाइम आता है। तो अगर आप एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना दें अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस, सही एसेट एलोकेशन मायने रख के, तो वही बेहतर है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर जैसे उन्होंने बोला 5 साल प्लस आपका व्यू है, तो फिर आप प्योर इक्विटी भी कर सकते हैं, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो।
ऑलराइट, तो ये थे निवेश के गुरु मंत्र जो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में अपने साथ रखने हैं। इसी के साथ कीर्तन आपका, गौतम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब मैंने निकाला दर्शकों की आज सहायता की और मुझे भी आज के शो में इजाज़त दे, लेकिन जाते जाते आपको बता देते हैं वो नंबर जहाँ पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। नमस्कार।